ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरण की लाइव कक्षा संख्या 28 को आज हम पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यह सूत्र एक पढ़ाया था, पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरण। ठीक है, विस्तार से आपको समझा दिया गया है और ध्यान देंगे। अब समानाधिकरण काफी लंबा समास चलेगा, मैंने बताया था पाद के अंत तक चलेगा। ठीक है, समानाधिकरण का मैंने पूरी परिभाषा आपको समझा दी है, उसको अच्छी प्रकार से आपको स्मरण रखना है कि समानाधिकरण क्या होता है। ठीक है, चलिएगा आज आगे का सूत्र पढ़ते हैं हम। आगे का सूत्र है 2-4-49। सूत्र है आपका दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समासः दिक् च संख्या च दिक् संख्ये इतरेतर योग द्वंद्वः। दिक् में दिशा और संख्या को ही क्या कहा गया है? दिक् संख्ये। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है समानाधिकरणेन तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, आइएगा अर्थ देखते हैं। अर्थ दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च सुबन्ताः समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह संज्ञायां विषये समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, दिशावाची और संख्यावाची जो सुबंत हैं वो अपने समानाधिकरणवाची अन्य किसी समर्थ सुबंत के साथ में संज्ञा विषय गम्यमान हो रही हो, अर्थात किसी का नाम विशिष्ट जात हो रहा हो संज्ञा रूप में, तो समास होता है। और संज्ञा जहां पर होती है विकल्प नहीं होता है, नित्य समास होता है, तो नित्य समास है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है, होता है, एक ही बात है। ठीक है, उदाहरण दिए इसमें पूर्वा चासौ इषु काम शमी च। ठीक है, पूर्वेशु काम शमी। पूर्वेशु काम शमी ये किसी ग्राम का नाम है। क्या है? पूर्वेशु काम शमी ये किसी प्राचीन गांव का नाम है, संज्ञा है। ठीक, यहाँ पर अर्थ प्रदर्शन के लिए ये दिखा दिया है ऐसा विग्रह, परंतु यदि नाम का आप उसी गांव को बताना है तो आपको
ऐसा ही बताना पड़ेगा, इससे गांव का बोध नहीं होगा। ये तो व्याकरण की व्युत्पत्ति सिद्धि करने के लिए हमने किया है, ठीक है। ऐसे अपरेशु काम शमी, ये भी किसी गांव की संज्ञा है। आगे है संख्या का, ठीक है। इसमें क्या है, ये पूर्वा शब्द और अपर शब्द क्या है, दिशावाची है, दिशावाची है, उनका हो गया। या संख्यावाची है, पंच ते आम्राह पंचाम्राह, माने किन्हीं 5 आम के वृक्षों की ये संज्ञा है। सभी आम के 5 वृक्ष नहीं, कोई 5 आम कहीं पर स्थान विशेष पर खड़े हुए हैं, तो उन आमों का ही नाम है पंच आम्राह। अन्य 5 कोई भी आम के वृक्षों उनको कहने के लिए नहीं, ये संज्ञा विशेष है, ठीक है। ऐसे ही सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः, इसको आप हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं। तो सप्तऋषि भी 7 ऋषियों की संज्ञा है। यहाँ संख्यावाची पंच शब्द है, यहाँ पर सप्त शब्द है संख्यावाची, समास हो गया है, ठीक है। अब आइएगा, आप थोड़ा सा इसमें सिद्धि कठिन नहीं है, सरल है, बिल्कुल आराम से आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है किसी ग्राम की संज्ञा है, माने नाम है, ऐसा ही ये भी है संख्या। पंच पंच आम्राह, ठीक है, आम के 5 वृक्ष संज्ञा विशेष है। तो यहाँ पर ये पंच च ते आम्रा पंच आम्राह यहाँ छूट गया है, ठीक है, लिख लीजिए पंचाम्रा। तो ये क्या वृक्ष विशेषों के, माने आम के 5 कोई वृक्ष हैं, उनकी संज्ञा है। ऐसे ही सप्तर्षयः 7 ऋषि, ठीक है। अब देखिएगा, पूर्वेषु काम शमी में समानाधिकरण समास होने से तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय से कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। पहले कई बार आ गया, ठीक है। ये समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास है, इसलिए इसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। तो 1 2 42 से तो पूर्वा जो शब्द है इसमें, यहां क्या था, विग्रह में, विग्रह में यहां पर क्या रखा था, पूर्वा, ये रखा था पूर्वा। तो पूर्वा को यहां पर क्या बन गया था, पूर्व हो गया है, पुल्लिंग हो गया है, पूर्ण भाव हो गया, समानाधिकरण के पूर्ण भाव हो गया, किससे, इससे। सूत्र पढ़ा दिया है मैंने पहले भी, कुंवत कर्मधारय जातीय देशी एशु 6 3 41 से पुंवत भाव हो गया। क्या हो गया बोलो, पुंवत भाव। तो पुंवत भाव हो गया है, और फिर आदगुणा होकर के गुण एकादेश पूर्वेशु काम शमी बना। अब इसका आपको मैं विग्रह बता देता हूं कैसे करना है। पूर्वा तू, या सु कर लीजिएगा, ईशु काम शमी, ठीक है। इस सूत्र से समास हो गया, ये लुक हो गया, ठीक है, लुक हो गया। और ये क्या है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग है, परंतु अब ये समास हो गया तो पुंवत कर्म धारा जाति देशी एशु, इसको क्या होगा, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग में क्या बनता है, पूर्वा का पूर्व बनता है, क्या बनता है, पूर्व। तो ये हट जाएगा, पूर्व आ जाएगा, पूर्व और ईशु काम शमी। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ई और अ का गुण हो जाएगा आद गुणा से, तो क्या बन जाएगा, पूर्वेशु काम शमी। क्या बना, पूर्वेशु काम शमी। अब दोबारा फिर दोबारा इसकी स्वादित्पत्ति कर लीजिएगा, वो आ गया पूर्वत, और हल ज्ञाप दीर्घा सूत्र सिप्रतम हल से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्योंकि ये गीमंत शब्द है, इकारांत स्त्री इकारांत है, उससे उत्तर सु का लुक हो गया, लोप हो गया, ये हट गया। तो क्या बना, पूर्वेशु काम शमी बन गया। ऐसे ही अपरा, तो पूर्वा की जगह अपरा आ जाएगा, और अपरा को भी पूर्ण भाव होकर के अपर बन जाएगा, तो अपरेशु काम शमी बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा।
दूसरा है आपका पंचते आम्राह। ये सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको ये करना है पंच ना और जस और आम्र जस, ऐसा होगा। ठीक है, और इससे समास हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण मान करके सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी, और न लोपा प्रातिपदिकांत, सैकड़ों बार आ गया, न लोपा प्रातिपदिकांत से क्या हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। ठीक है, पंच और आम्र, अब क्या हो जाएगा आपका, यहां पर अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, पंच का आ चका और आ अका सवर्ण दीर्घ लग करके क्या बन जाएगा, पंचाम्राह, पंचाम्र बन जाएगा ये ऐसा। और बहुवचन है तो जस दोबारा आ जाएगा, और पूर्वत प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व स्वर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, पंचाम्रास, और रुत्व विसर्ग होकर के पंचाम्राह बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बार आ गया है, अब इतना आपको करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से है आपका सप्तर्षय। सप्तर्षय, सप्तर्षय में क्या है आपका, ये देख लीजिए, सप्तर्षय, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, यहां पर ये सप्तन सप्त है, सप्तन और जस और ऋषि जस। ठीक है, इस सूत्र से क्या हुआ आपका, इसमें समास हो गया, समास के बाद ये चला गया, और पूर्वत फिर वही सूत्र से सुप्तिगंतम पदम प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम सुप्तिगंतम पदम नलोप प्रातिपदिकांत से क्या हो गया, न का लोप हो गया। तो सप्त ऋषि, अब यहां पर क्या है, सप्त आकारांत बन गया और री आध गुणा लग जाएगा, आध गुणा लग करके उरण रपरा के सहयोग से क्या हो जाएगा, सप्तर, माने आ और री को अर हो जाएगा तो सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि हो जाएगा ऐसा, ये सप्तर्षि ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये, और फिर यहां पर जैसा आ जाएगा, तो बहुत सारा बहुवचन में जस आ गया, और जसी चसे, एक जसी च सूत्र है 7वें अध्याय के तीसरे पाद में, जसी च से क्या हो जाएगा, जसी च से गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, गुण, इसको इकार को गुण हो जाएगा, जसी च से गुण होकर के ई को गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ई को ए हो जाएगा, और इसका क्या बचेगा, अस बचेगा, और एचो यवा यावा लग करके ए को आय होकर के क्या बन जाएगा, ऋतु विसर्ग आदि होकर के सप्तर्षयः। ठीक है, सप्तर्षयः सरल है बिल्कुल। एक सूत्र मैंने बोला जसी च, उसको देख लीजिएगा, ज सी च, इससे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। संख्या में आपको लिखा देता हूं, क्योंकि सभी सूत्रों को यहां पर मैं नहीं बता सकता हूं आपको। ये आपका जसी चा 7 3 109 अष्टाध्याय में देख लीजिएगा, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 109वां सूत्र है। ठीक है, उससे गुण हो जाता है, सप्तर्षय बन जाता है। चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र। ठीक है, आइएगा आगे।
आइए मित्रों, अब है आपका, इस सूत्र को पहले अच्छी प्रकार से समझना है, बड़ा सूत्र है, ठीक है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, यह सूत्र है, ठीक है। क्या है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे 2:1:50। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम समासः तद्धितस्य अर्था तद्धितार्थ, ऐसा है, अलग अलग तोड़ लीजिएगा और जोड़ करके लिख दिया गुरुजी ने। तद्धितस्य अर्था तद्धितार्थ, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तद्धितार्थश्च उत्तर पदम च समाहारश्च तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम तस्मिन् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समाहारो द्वंद्व। पहले षष्ठी हो गया, फिर तद्धितार्थ का और उत्तर पद का और समाहार का क्या कर दिया, समाहार द्वंद्व कर दिया। समाहार द्वंद्व इसलिए किया क्योंकि 3 शब्द हैं और वचन दिख रहा है यहां पर हमें एक वचन। तो इतरेतर योग करेंगे तो बहुवचन आना चाहिए, बहुवचन है ही नहीं। तो हम समास कैसे करते हैं कि जो शब्द पहले पड़ा हुआ है उसकी स्थिति को देख करके हम समास करते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 शब्द हैं, वचन एक दिया है, तो इसका मतलब महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में समाहार द्वंद्व करके पढ़ा हुआ, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा, ये समाहार द्वंद्व हो गया। आइएगा, तद्धित प्रत्यय आप जानते ही हैं, मैंने बहुत बार पहले आपको समझाया कि चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रत्यय हैं। क्या? चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रत्यय हैं। और उत्तर पद हमने आपको पहले भी समझाया है कि जो बाद वाला शब्द होता है, 2 शब्दों में बाद वाला शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पद, ठीक है। और समाहार का अर्थ है समूह, ठीक है। क्या समाहार का अर्थ है, समाहार द्वंद्व समास नहीं लिया, समाहार माने समूह, क्या समूह। अब आइएगा, अब इसका देखिएगा, अनुवृत्ति इसमें आती है दिक् संख्ये समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सहसुपा समासः, इतने पदों की अनुवृत्ति आती है। अब आइएगा एक बार अर्थ देखिएगा, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अर्थः तद्धितार्थे अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे चाभिधे दिक् संख्ये सुबन्ते समर्थेन समानाधिकरण वाचिना सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति, ठीक है। क्या है, अब देखिएगा, यहां तद्धितार्थ का अर्थ है कि तद्धित उत्पत्ति विषय, माने किसी भी तद्धित प्रत्यय को हमें आगे लाना है। अभी तद्धित प्रत्यय आया नहीं है, अर्थात हम ऐसे शब्दों का समास करने जा रहे हैं, क्या ऐसे शब्दों का समास करने जा रहे हैं जिन शब्दों से समास करने के बाद हमको आगे चल के तद्धित प्रत्यय को लाना है। तद्धित प्रत्यय का विषय आगे आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अथवा क्या है, उत्तर पदे च परतः, अथवा हम ऐसे पदों का समास कर रहे हैं जिसके बाद में एक पद और है, ध्यान दीजिए, अभी समझ में आएगा उदाहरणों में आपको।
ऐसे शब्दों का समास कर रहे हैं जिनके बाद एक शब्द और है, ठीक है। और समाहारे चाविदे और समाहार गम्यमान हो रहा हो, तो इन तीनों स्थिति में कोई भी एक स्थिति हो, उसमें विद्यमान जो शब्द होते हैं वो शब्द कैसे होने चाहिए, कह रहे हैं कि उनमें जो पहला शब्द है वो दिक्वाची या संख्यावाची होना चाहिए। दिशावाची हो या संख्यावाची शब्द होगा तो क्या होगा, वो अन्य किसी समर्थ समानाधिकरणवाची सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास कहलाता है। हो सकता है कि आपको अभी इसका अर्थ उतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा, का पूरा जो अर्थ आपको क्लियर होगा जब आप इसके उदाहरणों की सिद्धि कर लेंगे, ठीक है। ये मैं पहले कह रहा हूं, आपको अभी जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ते जाइएगा, परंतु जब आप इसकी पूरे की सिद्धि कर लेंगे तो ये सूत्र आपको 100% अंडरस्टूड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परंतु ये बात कब होगी, जब आप सिद्धि कर लेंगे तब। अभी आपको जितना समझ में आया उतना आप समझिएगा, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके, आइए। उदाहरण है, पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशालाः आपरशालाः संख्या तद्धितार्थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये तो दिशावाची का हो गया, दो उदाहरण। दिशावाची के साथ में पूर्व शब्द और अपर शब्द क्या है, दिशावाची हैं। और अब संख्यावाची का, पंचानाम नापितानाम त अपत्यम पांचनापिति, ठीक है। पंचसु कपालेषु संस्कृता पंच कपाला, इसमें संख्यावाची शब्द है पंच, पंच, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय आया है, तद्धित के विषय के, ये भी तद्धितार्थ का है, ये तद्धितार्थ का दिक्वाची है और ये संख्यावाची तद्धितार्थ है, ठीक है। दिक उत्तर पद में, पूर्वाशाला प्रिये प्रिया यस्या पूर्वशाला प्रियः, ये थोड़े से स्वर का एक उदाहरण है ये, ठीक है। स्वर का उदाहरण है, सिद्धि करेंगे तब बहुत आपको समझ में आएगा। संख्या उत्तर पदे, संख्या उत्तर पद का है, ये उत्तर पद में पंचगावो धनम यस्य स पंचगव धनः और पंचनाव प्रियः, समाहारे दिक् शब्दो नास्ति नोदाह्रियते, कहते हैं समाहार में, तो समाहार में क्या है, दिशावाची का समास नहीं मिलता है, नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि दिशाओं का समाहार हो ही नहीं सकता। दिशाओं का समाहार कैसे हो जाएगा भाई, जो पूर्व दिशा तो पूर्व दिशा में रहेगी, उत्तर दिशा उत्तर में ही रहेगी, उनका किसी दूसरे के साथ समाहार नहीं हो सकता है। इसलिए समाहार में दिक्वाची माने पूर्व अपर आदि शब्दों का समास नहीं है, इसलिए उदाहरण भी नहीं दिखाए। उदाहरण कहां से दिखाएंगे जब है ही नहीं तो। संख्या का देख लीजिएगा, संख्या है, संख्या समाहारे पंचानाम पूलानाम समाहारः पंचपूली, दशपूली, पंचानाम कुमारीणाम समाहारा पंचकुमारी, दशकुमारी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। इस सूत्र में आप अष्टाध्यायी शब्द भी बनाना सीख जाएंगे कि अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्यों बोलते हैं। आप अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं तो अष्टाध्यायी शब्द की सिद्धि भी सीख जाएंगे, ठीक है। इन शब्दों का जो अर्थ है आपको सिद्धि करते समय ही समझ में आएगा क्या अर्थ है इनका, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हो गई मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा,
हिंदी भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। तद्धितार्थ का विषय उपस्थित होने पर उत्तर पद परे रहते तथा समाहार वाच्य होने पर भी दिशावाची तथा संख्यावाची सुबंतों का समर्थ समानाधिकरणवाची सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। क्लियर हो गया? चलिए मित्रों, अब हम इसमें इनकी सिद्धियों को देखते हैं क्रमशः। ये सिद्धियां एक कक्षा में नहीं हो पाएंगी, कम से कम 2-3 कक्षाएं इनकी बनेंगी, परंतु आपको ये धैर्यपूर्वक इन सिद्धियों को समझना है। ठीक है, पहली सिद्धि है हमारी पौर्वशाला आपरशाला, दिशावाची तद्धितार्थ का। ठीक है, ध्यान देंगे, क्रमशः देखेंगे। पहले तद्धितार्थ का दिक्क और संख्या दोनों के साथ में उदाहरणों को देख लेंगे, फिर दिशा का और संख्या का उत्तर पद के साथ देख लेंगे। समाहार में केवल संख्या का ही होगा, दिशा का नहीं होगा। ठीक है, तो मित्रों आइएगा, अब चलते हैं हम आगे। ये आपकी पुस्तक में परिशिष्ट होगा। ठीक है, पीछे यहां देख लीजिएगा, सिद्धि यहां पर गुरुजी ने लिख करके दिखाई है। पौर्वशाला, पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्व की शाला में होने वाला। शाला का अर्थ है कोई मकान आदि, पूर्व दिशा में जो मकान है शाला है, जैसे पाठशाला बोलते हैं, पाकशाला बोलते हैं, ऐसे ही घोड़े की घोड़ाशाला बोलते हैं, घोड़ाशाल। ठीक है, तो वैसे ही किसी प्राचीन समय के उदाहरण है। तो पूर्वशाला माने पूर्व के शाला में कोई चीज होने वाली, माने वहां पर है या उत्पन्न होने वाली, कुछ भी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, उसको कहते हैं पौर्वशाला। ये हो गया आपका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पूर्वाग्नि शालाग्नि, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या है, हमको ये जो पौर्वशाला भव अर्थ में हमने विग्रह किया है, ध्यान दीजिएगा, क्या किया है? भव अर्थ में विग्रह किया है। भव अर्थ में माने भव अर्थ में क्या है? प्रत्यय लाना पड़ेगा। भव अर्थ में क्या है? तद्धित प्रत्यय आएगा आगे चल के। तद्धित माने तब भव अर्थ में हमने विग्रह किया है, तो भव अर्थ में प्रत्यय लाना पड़ेगा। प्रत्यय अभी नहीं आया है, प्रत्यय आगे आएगा। प्रत्यय आगे आना है, वो तो प्रत्यय जो भव अर्थ में प्रत्यय आता है वो कैसा है? तद्धित प्रत्यय। कैसा है? तद्धित प्रत्यय। इसलिए तद्धित प्रत्यय का आगे आना विषय है, इसलिए उससे पहले ही जिन शब्दों से तद्धित हम लाएंगे उनका समास कर देंगे इस सूत्र से, यही बताया था। तो क्या है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से क्या है? समास हो गया। और वो तत्पुरुष समास होने से क्या है? दो इससे ऊपर से तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है, तो तत्पुरुष समास हो गया। समर्थाप्यद विधेय इसमें आ गया। ठीक है, ये हो गया, समास हो गया। कृतद्धित समासाश्च से क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, क्या बन गया? पूर्वाशाला, ऐसा बन गया। क्या बन गया बोलो? पूर्वाशाला, ऐसा बन गया। पूर्वाशाला बन गया आपका
अब यहां पर एक टिप्पणी है, मैंने आपको वो बात समझा दी है, गुरुजी ने जो लिखा है उसको भी पढ़ के बताते हैं। यहाँ टिप्पणी लिखी हुई है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यहाँ टिप्पणी है नंबर 1 पे, आप नीचे देखेंगे छोटे अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुजी ने, ठीक है, इसको और समझ लीजिएगा चलते चलते। उदाहरण में समास प्रकृत सूत्र से हो, प्रकृत माने तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो प्रातिपदिक संज्ञा होकर तद्धित प्रत्यय आवे। ध्यान दीजिएगा, तो तद्धित प्रत्यय है वो किससे आता है? प्रातिपदिक से। किससे आता है? प्रातिपदिक से। प्रातिपदिक संज्ञा कब होगी? जिन शब्दों से हमको प्रत्यय लाना है उनकी पहले प्रातिपदिक संज्ञा हो तब तद्धित प्रत्यय आएगा। माने पूर्वशाला, जो पूर्वशाला शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए, और प्रातिपदिक संज्ञा कब होगी? जब समास होगा। ध्यान दीजिए, तथा तद्धितार्थ में समास कहा, और तद्धित के अर्थ में समास कहा है कि मैं तद्धित का अर्थ हो, तद्धित का अर्थ हो माने तद्धित प्रत्यय आ गया तभी तो उसका अर्थ आएगा शब्दों में, तभी तो अर्थ आएगा। तो समास जब तक तद्धित प्रत्यय न आवे, ध्यान दीजिएगा, माने जब जो समास है, तो समास जब तक तद्धित प्रत्यय नहीं आएगा तब तक समास प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि तद्धित के अर्थ में वर्तमान शब्दों को समास कहा है, और वहां अर्थ में तो ऐसा हमने स्पष्ट कर दिया कि तद्धित के विषय की, वही बात मैंने जो बताई वो गुरुजी समझा रहे हैं। यहां इतरेतराश्रय दोष आता है। इतरेतराश्रय दोष का अर्थ है कि तद्धित प्रत्यय पहले आए तब समास हो, है? और पहले समास हो तब तद्धित प्रत्यय आए। दोनों एक दूसरे का आश्रय, एक को दूसरे की अपेक्षा है तो एक भी नहीं हो पा रहा। पहले समास हो तो तद्धित आए, और पहले तद्धित आए तो समास हो। ठीक है, ये दोनों क्या है? इतरेतराश्रय माने एक दूसरे के आश्रित काम हुए। पहले वो हो तो ये हो, और पहले ये हो तो फिर वो हो, तो एक भी नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता। अतः तद्धितार्थे में विषय सप्तमी मानकर, ध्यान दीजिएगा, विषय सप्तमी का अर्थ होता है भविष्य में तद्धित आने वाला है, आने से पहले ही जिन शब्दों से आएगा उनका समास हो जाता है। तद्धित का विषय आगे आएगा ऐसा अर्थ मानकर पहले समास करके पश्चात तद्धितोत्पत्ति करते हैं। यहां पर मानेंगे विषय सप्तमी। अब ये समाधान हो जाएगा, तद्धित आएगा पहले ही, उससे पहले ही समास हो जाएगा, समास हो जाएगा फिर तद्धित आ जाएगा आराम से। चलिएगा अब देख लीजिएगा एक बार, ये देखिएगा, अब हमारी एक क्लियर हो गई स्थिति। ठीक है, अब यहां पर क्या है? पूर्वाशाला ये बन गया, समास हो गया है, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है? पूर्वाशाला, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है दोनों, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग रखा गया है। स्त्रियाः पुंद भाषित पुंसका धनु समानाधिकरणी से, अथवा एक वार्तिक है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंद भावः वक्तव्य, महाभाष्य का वार्तिक है ये। इस भाष्य वचन से पूर्वा को पुंद भाव हो जाता है। देखिएगा, ये सूत्र तो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया, स्त्रिया पुंद भाषित पुंसका धनु समानाधिकरणी स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु। फिर भी बता दूंगा आपको थोड़ा सा, ये वार्तिक या विकल्प है, या तो इस सूत्र से आप इसको पूर्वा को पुल्लिंग कर सकते हैं अथवा इस वार्तिक से कर सकते हैं। वार्तिक का अर्थ है सर्वनामना वृत्ति मात्रे पूर्ण भाव। सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनको वृत्ति मात्र में, माने वृत्ति मात्र का अर्थ यहां पर आप मोटा सा मान लीजिएगा कि समास, जब समास होता है सर्वनाम शब्दों के साथ में, तो सर्वनाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग हो जाता है, बस पुल्लिंग हो जाता है। जो काम ये करता है वही काम ये वार्तिक करता है, किसी से कर लीजिएगा। ठीक है,
आइएगा, मैं इन दोनों सूत्रों को आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। यहां पर ये सूत्र है 6वें अध्याय के 3रे पाद का 33वां, स्त्रिया पुंत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है कि स्त्रीलिंग में वर्तमान जो शब्द है भाषित पुंसक जो शब्द है, कि कभी जो पहले पुल्लिंग था अब स्त्रीलिंग में आ गया है, तो ऐसे शब्द को समानाधिकरणवाची शब्द के परे रहते क्या हो जाता है, उसको पुंत हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। बस इतना ही काफी है अभी आपको। ठीक है, स्त्रियाम स्त्रीलिंग में वर्तमान, तो अपूर्णी प्रियादिषु माने इसका निषेध किया, पूर्ण प्रत्यंत नहीं होना चाहिए और प्रियादि गण में पड़ा हुआ स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कर सकते हैं। अथवा ये अब देखिएगा, अब हमने माना इससे कर लिया, तो ये क्या है, पूर्व शब्द क्या है स्त्रीलिंग में, यहाँ पूर्व शब्द वास्तव में क्या है पुल्लिंग भी है पूर्व, तो ये क्या है भाषित पुंसक शब्द है ये, इसने कभी पुल्लिंग को भी कहा अब स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो इसलिए समानाधिकरणवाची शब्द के परे रहते इसको अब क्या हो जाएगा, पूर्व स्त्रीलिंग को पुंत हो जाएगा। पुंत में क्या बनता है, पूर्व बनता है, माने विसर्ग तो हम रूप चला है, पूर्व बनता है, मुख्य रूप से क्या बनता है, पूर्व बनता है, पूर्व। तो इससे अथवा इस वार्तिक से कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये पूर्वशाला ऐसा बन गया, क्या बन गया, पूर्वशाला। चलिएगा, पूर्वशाला ये बन गया। अब देखिएगा, अब क्या है, कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। अब ज्ञाप प्रातिपदिकात, उस ज्ञाप प्रातिपदिक के अधिकार में दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञा द संज्ञायाम यह तत्र भवाः तद्धिताः प्रत्ययाः परश्च। तत्र भव अर्थ में माने सप्तम्यंत सुबंत से भव अर्थ में, ध्यान दीजिए क्या, भव अर्थ में दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायम, दिशावाची शब्द पूर्व में है जिसके ऐसे प्रातिपदिक से भव अर्थ में क्या होता है, असंज्ञायाम माने संज्ञा विषय ना हो तो क्या हो जाता है, ञ प्रत्यय होता है, ञ प्रत्यय। इसका अर्थ देख लीजिएगा, आइएगा, और वो तद्धित होता है। ये सूत्र है। ठीक है, 4-2-106वां सूत्र है। अर्थ देखिएगा, असंज्ञायाम वर्तमानात् दिक् पूर्व पदात् प्रातिपदिकात् ञ प्रत्ययो भवति शैषिकाः। शैषिकाः का अर्थ है भव आदि अर्थ शैषिक है। शैषिका में भव अर्थ भी आ जाता है और भी अर्थ है, भव माने होना। तो असंज्ञा में वर्तमान दिक् पूर्व पद वाला जो प्रातिपदिक है उससे क्या है, ञ प्रत्यय होता है और वो तद्धित होता है, ऊपर से तद्धित आदि की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अब आइएगा, अब यहां पर आ गए अपन, इससे क्या है दिशावाची पूर्व में ये, तो इससे पूरे से क्या हो गया, यहाँ प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परश्च होता है। अब यहां पर क्या है, ञ की आदरी टूडाबाह से क्या हो जाएगी, ञ की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, अब क्या है, इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा हो गई। अंगस्य अंग के अधिकार में तद्धितेष्व चामादे, तद्धित के परे रहते माने ईत इणित तद्धित के परे रहते, या ईत इणित तद्धित के परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो ये ईत तद्धित है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आदि अच को माने आदि अच क्या ऊ है, ऊ को वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि में क्या है, वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच और स्थानीयंतरतमा लग करके ऊ को वृद्धि क्या होगी, औ हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, पूर्वशाला और अ।
अब यहां पर क्या है, यच्ची भम से भाषंज्ञा हो जाएगी है, सर्वनाम स्थान भिन्न माने अजादि स्वादि और यकारादि स्वादि, यकारादि ऐसे तद्धित के परे रहते क्या हो जाएगा, इस के परे रहते इसकी पूरे की क्या होगी, अच्छी भम से भाषंज्ञा हो गई। भाषंज्ञा होने से क्या है, भस्य के अधिकार में यस्येति च, यस्येति च से क्या होगा, तद्धित के परे रहते इसे आ का लोप हो जाएगा, तो पूर्व शाल आ चला गया, लोप हो गया। इससे हुआ यस्येति च, बहुत बार लगा दिया पहले, ठीक है। यस्येति च से लोप हो गया और क्या बना, पूर्व शाल और आ ये प्रत्यय में मिल गया, पूर्व शाल बन गया ये, ठीक है। पूर्वत प्रातिपदिक संज्ञा, अब ये क्या है, ये तद्धित है, तद्धित प्रत्यय, तो कृत तद्धित समासाश से फिर दोबारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, इस पूरे की क्या हो जाएगी, कृत तद्धित समासाश में तद्धित प्रत्यांत शब्दों की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा। तो पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। एवं सब सूत्र लग करके सु आ गया, स्वादि उत्पत्ति कर ली, स्वादि उत्पत्ति कर ली, ऋतु विसर्जन आदि करके क्या बन जाएगा, पूर्वशाल, पूर्वशाल, ठीक है। बस इसमें तद्धितार्थ में समास हो गया, समास होने से एक शब्द बन गया और उस पर तद्धित आ गया, वृद्धि आदि हो गई, सामान्य, ठीक है। इसी प्रकार आपर शाला मन दूसरी शाला में होने वाला भी समझें, आपर शाला, तो यहां पूर्वा की जगह अपरा कर लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सारे सूत्र यही लगेंगे। क्या बनेगा यहां पर, अपरा नहीं ऐसा आएगा, अपरा सुन नहीं आएगा, गी आएगा, अपरा गी और शाला गी, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, लोप हो जाएगा और इसको अपरा को पूर्ण भाव होकर के अपर बन जाएगा, ठीक है। तो अपर शाला बन जाएगा। अब ये सप्तम में अंत है, वास्तव में फिर इसके प्रत्यय आ जाएगा और तद्धितेषु चामादे से क्या हो जाएगी, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, तो इसको अ को वृद्धि क्या होगी, स्थानांतर तमा लग करके वृद्धि राधिच आ, तो क्या बन जाएगा, आ, तो आ पर शाला बन जाएगा पूर्वत, ठीक है जी, ये बन जाएगा पूरा आपका। तो आज की कक्षा में आपको इतना ही समझना है, इस प्रत्यय को फिर मैं अगली कक्षा में आपको सिद्धियां समझाऊंगा। तो आगे की सिद्धि पंच नापिति ही, माने 5 नाइयों की संतान, ठीक है। तो ये अब आप इसको सिद्धियों को समझिएगा। तो ये इस प्रकार से तद्धित अर्थ में समास होता है, ठीक है। ये केवल 2 उदाहरण दिखाए हैं, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको आगे आएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में अब मिलेंगे हम आपको इस सूत्र के साथ में। ये हो गया हमारा पूर्वशाला अपरशाला। अब हम तद्धितार्थ की जो संख्या का शब्द है उसकी सिद्धियों को आगे की कक्षा में करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिएगा मित्रों, ये व्याकरण का विषय है, थोड़ा कठिन तो है ही, परंतु आपको समझने के बाद आनंद आएगा और एक बार पारायण हो जाएगा पाणिनीय व्याकरण का तो ये बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है, ठीक है। चलिएगा, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना हमें प्रति माह आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान करते रहें, जिससे हम इस कार्य को निरंतर करते रहें। आप देखते हैं कितना परिश्रम इसके लिए हमको करना पड़ता है, पढ़ाते समय भी परिश्रम करना पड़ता है, तैयारी के लिए इस परिश्रम करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट रखने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, टीम को लगा के रखना पड़ता है मित्रों। तो आप हमारा निरंतर सहयोग करते रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट की सूचना दी गई है, उसमें आप प्रति माह जितना सहयोग हो सकता है, आप जितना मेरा अधिक से अधिक सहयोग कर देंगे उतना ही मैं उतना अधिक से अधिक कार्य कर दूंगा संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है। आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि संस्कृत के प्रचार प्रसार में ही लगाया जाए। आप सभी एक उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन के लिए
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति।